मैंने शहर को देखा और मैं मुस्कुराया। वहाँ कोई कैसे रह सकता है, यह जानने मैं गया और वापस न आया। दोस्तों, प्रसिद्ध रचनाकार, साहित्यकार, कवि मंगलेश डबराल जी हमारे बीच नहीं रहे। उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैंने यह तय किया है कि उनके द्वारा कुछ रचित कविताएं आप तक पहुंचाऊं। यही उनके प्रति एक साहित्य प्रेमी की सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। उनकी कुछ कविताएं मेरे पास हैं। मैं चुनिंदा कविताओं को आपके लिए साझा करता हूं, आनंद उठाइए। एक कविता जो मेरे पास अभी है वो है भूलने का युग। लिखते हैं, याद रखने पर हमला है और भूल जाने की छूट है। याद रखने पर हमला है और भूल जाने की छूट है। मैं अक्सर भूल जाता हूँ नाम, अक्सर भूल जाता हूँ चेहरे। एक आदमी मिलता है बिना चेहरे का एक नाम, एक स्त्री मिलती है बिना नाम का एक चेहरा। कोई पूछता है आपका नाम क्या है, उसे यकीन नहीं होता जब मैं भूला हुआ कुछ याद करने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर किसी के साथ बैठता हूँ तो याद नहीं आता उसका नाम, जो कभी झंडे की तरह फहराता था उस पर। उसका चेहरा लगता है जैसे किसी अनजान जगह की निशानदेही हो। यह भूलने का युग है, जैसा कि कहा जाता है। नौजवान भूलते हैं अपने माताओं पिताओं को, चले जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर। याद रखते हैं सिर्फ वह पता, वह नाम, जहां ज्यादा तनख्वाहें हैं, ज्यादा कारें, ज्यादा जूते और ज्यादा कपड़े हैं। बाजार कहता है याद मत करो, अपनी पिछली चीजों को, पिछले घर को पीछे मुड़कर देखना भूल जाओ। जगह जगह खोले जा रहे हैं नए दफ्तर। याद रखने पर हमले की योजना बनाने के लिए हमारे समय का एक दरिंदा कहता है, मेरा दरिंदा होना भूल जाओ, भूल जाओ अपने सपने देखना। मैं देखता रहता हूं सपने तुम्हारे लिए। जो कभी भूल जाने की बात करता है, आज वो हमारे यादों में हैं। भले ही वो हमारे बीच से चले गए हैं, पर हमेशा हमारी यादों में उनकी रचनाएं रहेंगी। दूसरी रचना उन्होंने लिखा है, वह समाज के हाशिए पर स्थित, वंचितों में वंचित आदिवासी समुदाय पे लिखते हैं। जो जल, जमीन, जंगल की बात करते हैं, आदिवासी समूह, जो उनकी संस्कृति है, सभ्यता है, उसकी रक्षा के लिए लड़ते हैं, उनकी ही आवाज को और मजबूती देते हुए, पुष्ट करते हुए मंगलेश डबराल जी लिखते हैं, इंद्रावती गोदावरी शबरी स्वर्ण रेखा तिस्ता बराक कोयल, सिर्फ नदियां नहीं उनके वाद्य यंत्र हैं। मुड़िया, बैला, संथाल, मुंडा, उड़ाव, डोंगरिया, कौंध, पहाड़ियां महज नाम नहीं, वे राग हैं जिन्हें वह प्राचीन समय से गाता आया है। और यह गहरा अरण्य उसका अध्यात्म नहीं, उसका घर है। कुछ समय पहले तक वह अपनी तस्वीरों में एक चौड़ी और उन्मुक्त हंसी हंसता था। उसकी देह नृत्य की भंगिमाओं के सहारे टिकी रहती थी। एक युवक, एक युवती एक दूसरे को इस तरह देखते थे जैसे वे जीवन भर इसी तरह एक दूसरे की ओर देखते रहेंगे। युवती बालों में एक फूल खोसे हुए,
युवती बालों में एक फूल खोसे हुए युवक के सर पर बंधी हुई बांसुरी, जो अपने आप बजती हुई लगती थी, अब क्षितिज पर बार बार उसकी काली देह उभरती है। वह कभी उदास, कभी डरा हुआ दिखता है। उसके आसपास पेड़ बिना पत्तों के हैं और मिट्टी बिना घास की। यह साफ है कि उससे कुछ छीन लिया गया है। उसे अपने अरण्य से दूर ले जाया जा रहा है और अपने लोहे, कोयले और अब्रक से दूर, घास की ढलानों से तपती हुई चट्टानों की ओर, 700 साल पुराने हरसूद से एक नए और बियादा हरसूद की ओर, पानी से भरी हुई टिहरी से नई टिहरी की ओर, जहां पानी खत्म हो चुका है। वह कैमरे की तरह गुस्से से देखता है और अपने अमर्ष का एक आदिम गीत गाता है। उसने किसी तरह एक बांसुरी और एक तुरही बचा ली है। एक फूल, एक मांदर, एक धनुष बचा लिया है। अखबारी रिपोर्टें बताती हैं कि जो लोग उस पर शासन करते हैं, देश के 626 में से 230 जिलों में उनका उससे मनुष्यों जैसा कोई सरोकार नहीं रह गया है। उन्हें सिर्फ अपने पैरों तले की जमीन में दबी हुई सोने की एक नई चिड़िया दिखाई देती है। एक दिन वह अपने वाद्य यंत्रों को पुकारता है, अपनी नदियों, जगहों और नामों को, अपने लोहे, कोयलों और अभ्रक को बुला लाता है, अपने मांतर, तुहरी और बांसुरी को जोरों से बजाने लगता है। तब जो लोग उस पर शासन करते हैं, वे तुरंत अपनी बंदूक निकाल कर ले आते हैं। निश्चित तौर पे आदिवासी समुदाय पे लिखा गया उनकी यह रचना एक जीवंत दस्तावेज है आदिवासी समुदाय पे पिछले कुछ समय में घटित हुई वारदातों पे। उनकी एक अगली कविता आपको सुनाता हूं। शीर्षक है इन सर्दियों में। पिछली सर्दियां बहुत कठिन थी। उन्हें याद करने पर मैं सिहरता हूं कि इन सर्दियों में भी, हालांकि इस बार दिन उतने कठोर नहीं। पिछली सर्दियों में चली गई थी मेरी माँ, खो गया था मुझसे एक प्रेम पत्र, छूट गई थी एक नौकरी। रातों को पता नहीं कहाँ भटकता रहा, कहाँ कहाँ करता रहा टेलीफोन। पिछली सर्दियों में मेरी ही चीजें गिरती रही थी मुझ पर। इन सर्दियों में निकालता हूं पिछली सर्दियों के कपड़े, कंबल, टोपी, मोजे, मफलर। देखता हूं उन्हें गौर से, सोचता हुआ बीत गया है पिछला समय। ये सर्दियां क्यों होगी मेरे लिए पहले जैसी कठोर। उनकी अगली एक कविता आपके साथ रखता हूं। यह उम्मीद की आवाज है। शीर्षक है इन ढलानों पर वसंत आएगा। इन ढलानों पर वसंत आएगा, हमारी स्मृति में ठंड से मेरी इच्छाओं को फिर से जीवित करता। धीमे धीमे धुधुआता खाली कोटरों में घाटी की घास फैलती रहेगी रात को। ढलानों से मुसाफिर की तरह गुजरता रहेगा अंधकार। चारों ओर पत्थरों में दबा हुआ मुख फिर से उभरेगा, झांकेगा कभी। किसी दरार से अचानक पिघल जाएगा जैसे बीते साल की बर्फ। शिखरों से टूटते आएंगे फूल
अंतहीन आलिंगनों के बीच एक आवाज छटपटाती रहेगी चिड़िया की तरह लूहलुहान। अगली पोयम उनकी है गुलामी। गुलामी में मंगलेश डबराल जी अपने उत्कर्ष पे होते हैं, लेखनी का चरम दिखता है उनका। सुनिए, इन दिनों कोई किसी को अपना दुख नहीं बताता। कितना प्रासंगिक है यह पंक्ति, कभी गौर से समझ। कालजयी पंक्तियां कहते हैं इन्हें। कालजयी का तात्पर्य है कि ऐसी रचनाएं, ऐसी पंक्तियां, ऐसी बातें जिस पे वक्त की धूल न जमी हुई हो, वक्त अपने आगोश में उसे ले नहीं पाया हो, उसकी रूह को समाप्त नहीं कर पाया हो, मिटा नहीं कर पाया हो, उसके वजूद को खत्म नहीं कर पाया हो। ऐसी रचनाएं, ऐसी कविताएं, पंक्तियां कालजयी हो जाती है। गुलामी मंगलेश डबराल जी की उन्हीं कविताओं में से एक है। लिखते हैं, इन दिनों कोई किसी को अपना दुख नहीं बताता, हर कोई कुछ छुपाता हुआ दिखता है। इन दिनों कोई किसी को अपना दुख नहीं बताता, हर कोई कुछ छुपाता हुआ दिखता है। दुख की छोटी सी कोठरी में कोई रहना नहीं चाहता, कोई अपने अकेलेपन में मिलना चाहता। लोग हर वक्त घिरे हुए रहते हैं लोगों से, लोग हर वक्त घिरे हुए रहते हैं लोगों से, अपनी सफलताओं से, ताकत से, पैसों से, अपने सुरक्षा दलों से। फिर से पढ़ता हूँ, शीर्षक क्या है कविता का? गुलामी। फिर से सुनिए इस पंक्ति को। लोग हर वक्त घिरे हुए रहते हैं लोगों से, और किन किन चीजों से? अपनी सफलताओं से, ताकत से, पैसे से, और अपने सुरक्षा दलों से। कभी भी पूछने पर तुरंत हंसते हैं, जिसे इन दिनों में के आम प्रचलन में प्रसन्नता माना जाता है, जिसे इन दिनों के आम प्रचलन में प्रसन्नता माना जाता है। उदासी का पुराना कबार पिछवाड़े फेंक दिया गया है, उसका जमाना खत्म हुआ। अब यह आसानी से याद नहीं आता कि आखिरी शोक गीत कौन सा था, आखिरी उदास फिल्म कौन सी थी जिसे देखकर हम लौटे थे। बहुत सी चीजें उलट पुलट हो गई हैं। इन दिनों दिमाग पर पहले कब्जा कर लिया जाता है। जमीनों पर कब्जा करने के लिए लोग बाद में उतरते हैं। इस तरह नई गुलामियां शुरू हो गई है। कभी वह जो भविष्य दिखा जाए, कभी वह जो आपसे आपकी परिचय करा जाए। मंगलेश डबराल जी लिखते हैं, बहुत सी चीजें उलट पुलट हो गई हैं। इन दिनों दिमाग पर पहले कब्जा कर लिया जाता है, जमीनों पर कब्जा करने के लिए लोग बाद में उतरते हैं। इस तरह नई गुलामियां शुरू होती हैं, तरह तरह की सस्ती और महंगी, चमकदार, रंग बिरंगी। कई बार वे खाने पीने की चीज से ही शुरू हो जाती हैं, और हम सिर्फ एक स्वाद के बारे में बात करते रहते हैं। कोई चलते चलते हाथ में एक आश्वासन थमा जाता है, जिस पर लिखा होता है मेड इन अमेरिका। नए गुलाम इतने मजे में दिखते हैं कि उन्हें किसी दुख के बारे में बताना कठिन लगता है, और वे संघर्ष जिनके बारे में सोचा गया था कि खत्म हो चुके हैं, फिर से वही चले आते हैं जहां शुरू हुए थे। वह सब जिसे बेहतर हो चुका मान लिया गया था, पहले से खराब दिखता है। और यह भी तय है कि इस बार लड़ना ज्यादा कठिन है। पिछली बार की लड़ाई कब हुई थी? जब हमने आजादी पाई थी। उनका कहने का मतलब है, और कहते हैं कि और यह भी तय है कि इस बार लड़ना ज्यादा कठिन है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने को जीता हुआ मानते हैं और हंसते हैं
हर बार कुछ छुपाते हुए दिखाई देते हैं। कोई हादसा है जिसे बार बार अनदेखा किया जाता है। उसकी एक बची हुई चीख जो हमेशा अनसुनी छोड़ दी जाती है। एक और आखिरी एक कविता उनकी अब मैं आपके सामने रखूंगा, और मेरी एक ये मतलब पसंदीदा कविताओं में से एक है। शीर्षक है हत्यारों का घोषणा पत्र। कितना लाजवाब शीर्षक है कि हत्यारों का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र किनका होता है आप समझ गए होंगे। चुनाव का जब वक्त आता है, मैनिफेस्टो निकालती है हर पार्टी, अपनी अपनी घोषणा पत्र निकलता है कि वह जब आगामी चुनाव में विजय हासिल कर लेगी तो जन कल्याण के लिए क्या क्या कदम उठाएगी, क्या क्या कार्य करेगी, इसका एक घोषणा पत्र वो तैयार करके जनता के सामने पेश करते हैं। आजकल तो अलग अलग नाम से शपथ पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, न जाने क्या क्या नाम देते हैं। तो मंगलेश डबराल बहुत बारीकियों से देखते हैं इन चीजों को और लिखते हैं हत्यारों का घोषणा पत्र। लिखते हुए कहते हैं, सुनिए, हम जानते हैं कि हम कितने कुटिल और धूर्त हैं। हम जानते हैं कि हम कितने झूठ बोलते आए हैं। हम जानते हैं कि हमने कितनी हत्याएं की हैं, कितनों को बेवजह मारा पीटा है, सताया है। औरतों और बच्चों को भी हमने नहीं बख्शा। जब लोग रोते बिलखते थे, हम उनके घरों को लूटते थे। चलता रहा हमारा खेल पर्दे पर और पर्दे के पीछे भी। हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता हमारे कारनामों का कच्चा चीठा, इसीलिए हमें उनकी परवाह नहीं। जो जानते हैं हमारे असलियत, हम जानते हैं कि हमारा खेल इस पर टिका है कि बहुत से लोग हैं जो हमारे बारे में बहुत कम जानते हैं या बिल्कुल नहीं जानते, और बहुत से लोग हैं जो जानते हैं कि हम जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, वे खुद भी यही करना चाहते हैं। और यहीं आप इसका अंदाजा लगा लिए होंगे कि हत्यारों के घोषणा पत्र के माध्यम से वह समाज को क्या कहना चाह रहे हैं। हमें अपने अंदर झांकने की बात वो कह रहे हैं। निश्चित तौर पे मंगलेश जी हम सबों के लिए हमेशा प्रिय बने रहेंगे। हमारी यादों में उनकी रचनाएं हमेशा रहेंगी। कहते हैं कि दुनिया में अगर कुछ भी जीवित रहता है, या अगर आपको लगता है कि आपके चले जाने के बाद भी कुछ अंश आपका बच जाए, कुछ अंश आपका जीवित रहे, संसार को मिलता रहे उसका फल, तो आपको एक काम करना चाहिए। और क्या वो काम है? किताबें लिखनी चाहिए, कविताएं लिखनी चाहिए, कुछ पंक्तियां छोड़ देना चाहिए अपने जाने के बाद के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। वो बीज का काम करती है पंक्तियां। उन्हीं पंक्तियों से पौधा बनता है, वो बीज होती है, उन्हीं से पौधा बन जाता है, एक नया आकार ले लेता है और फिर एक नए जीवन की शुरुआत हो जाती है। मंगलेश डबराल जी जैसे रचनाकार, एक मूर्धन्य साहित्यकार हमेशा हमारी यादों में रहेंगे, हमारे लिए प्रेरणा रहेंगे। उन लोगों के लिए जो लिखना पसंद करते हैं, जो बोलना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, सुनाने की हैसियत रखते हैं, उन सबों के दिलों में हमेशा वो धड़कते रहेंगे। आपसे गुजारिश है उनकी और कविताओं को पढ़ें, लोगों तक पहुंचाएं, सुनाएं, कमोबेश समझें, समझाएं, अपना फर्ज अदा करें और उन्हें अपनी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि दें। उनकी फिर से वही पंक्ति जो मैंने शुरुआत किया था, मेरी पसंदीदा पंक्तियों में से है, और हम सभी उससे रूबरू होते हैं, तो मुझे लगता है आप अपने आप से जोड़ पाएंगे इन पंक्तियों को। आखिरी भी वही पंक्ति से करूंगा, क्योंकि शुरुआत जहाँ से होता है इंसान का अंत भी वहीं पे होता है। तो वही पंक्ति से फिर से अंत करूंगा कि मैंने शहर को देखा और मैं मुस्कुराया। मैंने शहर को देखा और मैं मुस्कुराया, वहाँ कोई कैसे रह सकता है, यह जानने मैं गया और वापस ना आया।
यह जानने मैं गया और वापस नहीं आया। इन्हीं पंक्तियों के साथ एक बार फिर से मंगलेश डबराल जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया।